पंखुड़ी, ये सब कैसे हो गया? रवि, मैं अनाथ हो गई। मुझ गरीब का अब कोई नहीं इस दुनिया में। अब बस तुम ही मेरा सहारा हो। पंखुड़ी काफी ज्यादा गरीब थी और माँ बाप काफी ज्यादा बीमार थे और पैसे न होने की वजह से पंखुड़ी अपने माता पिता का इलाज नहीं करवा पाती, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। और रवि के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए रवि उससे शादी करके घर आता है। ये लो माँ जी, मैं ना कहती थी आपका ये नालायक बेटा किसी लड़की से शादी करेगा। देखो आ गया इस गरीब से शादी करके। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे सपने देखे। मैंने सोचा था बड़ी बहू की तरह मेरे घर में कोई अमीर घर की लड़की आएगी और तू इस गरीब को उठा कर ले आया। मैं इस गरीब को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। बस करो माँ, क्या हो गया है? अगर रवि ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली तो, और ये मेरा आखिरी फैसला है। रवि अपनी बीवी के साथ यहीं इसी घर में रहेगा। विक्रम अपने भाई और उसकी पत्नी को घर में रहने की जगह देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सुनीता और सुमित्रा पंखुड़ी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ऐसे ही एक दिन, वैसे तो मेरे घर के लिए नौकरानी रखने की सोच रही थी मैं, पर सोच रही हूँ कि तुम जैसी गरीब किस काम आएगी। चलो घर के कामों में लग जाओ। दीदी, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, इसलिए आप और माँ जी मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरा भी आपसे वादा है, एक दिन आप और माँ जी मुझे दिल से अपना लेंगे। पंखुड़ी की यह बात सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकालने की प्लानिंग करने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पंखुड़ी खाना बनाकर दूसरे काम में लगती है तो मौका देखकर सुनीता उसके खाने में मिर्च मसाले ज्यादा गिरा देती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है, हे भगवान, सब्जी में मिर्च डाली है या मिर्च में सब्जी? खाना बनाना नहीं आता क्या? माँ जी, आप ये खाना मत खाना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब क्या है पंखुड़ी? एक बार हम लोगों की न सही पर माँ की सेहत का तो ख्याल रख लेती। पर भैया, मैंने तो खाने में थोड़ी सी मिर्च डाली थी बस। भोली, तो तू ऐसे बन रही है जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं। बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ तुझे, तू मुझे मारना चाहती है। पूरा परिवार पंखुड़ी को भला बुरा सुनाकर चला जाता है और रवि कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो 15,000 की जॉब करता था और पूरा घर विक्रम के पैसों से चल रहा था। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब विक्रम अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाता है तो मौका देखकर सुमित्रा अपनी अमीर बहू के साथ मिलकर अपने बेटे बहू को घर से निकाल देती है। मैंने तुझे बहुत प्यार किया था, पर तू नालायक निकला। अगर तू विक्रम जैसा लायक निकलता तो आज मैं तुझे सीने से लगा के रखती, पर तू इस गरीब के पीछे पागल है, इसलिए इस गरीब के साथ निकल जा। माँ, आज आपने दिखा दिया, माँ बाप भी बच्चों में भेदभाव करते हैं। आप रहिए अपनी अमीर बहू के साथ। चलो पंखुड़ी, अब हम इस घर में दोबारा कभी नहीं आएंगे, यहाँ हमारा कोई नहीं है। रवि पंखुड़ी का हाथ पकड़कर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी गली में एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब पंखुड़ी अपने पति के साथ बाजार में सब्जी लेने जाती है तो वो सस्ती सब्जियां लेती है और तब वहां सुनीता महंगी सब्जियां लेकर आती है और अपनी गरीब देवरानी को देखकर उसकी गरीबी का मजाक बनाती है। देखिए माँ जी, कुछ गरीब ऐसे हैं जो 2 वक्त के खाने के लिए ढंग की सब्जी भी नहीं ले पाते, और एक हम हैं जो इतनी महंगी सब्जियां लोगों को दान कर देते हैं। अरे बहू, घर चलते हैं, लेट हो रहा है। ऐसे गरीबों के मुंह नहीं लगना चाहिए। माँ जी, माना कि मैं गरीब हूँ, मेरा पति कम कमाता है, पर हैं तो हम आप के ही बच्चे। कुछ नहीं हो तुम दोनों मेरे, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। सुमित्रा एक बार फिर अपनी अमीर बहू के साथ मिलकर अपनी गरीब बहू का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनीता के घर के काम नहीं हो पाते, इसलिए वो 4-5 नौकर रख लेती है। ऐसे ही एक दिन घर में सुमित्रा के कुछ नौकर काम कर रहे होते हैं तो वहीं पंखुड़ी अपने घर के काम खुद कर रही होती है और ये देख सुनीता अपनी गरीब देवरानी को ताने कसती है। तुम भी कभी कभी सोचती होगी ना कि काश तुम भी अमीर होती तो अपने घर का काम खुद ना करके नौकरों से करवाती, पर अफसोस, देखो तुम खुद अपने घर की नौकरानी बनी बैठी हो। तो क्या हुआ दीदी, अपने घर का काम करने में शर्म कैसी है? हाँ सही कहा तुमने, पर तुम्हारे पास पैसे होते तो शायद तुम भी अपने घर में नौकर ही लगवाती ना कि खुद काम करती। सुनीता अपनी देवरानी को ताने देकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनीता हर समय अपने नौकरों पर चिल्लाती रहती है। ऐसे ही एक दिन, कमला, इसे तुम खाना कहती हो? कितना गंदा स्वाद है इस खाने का। क्या मैं अपने मेहमानों को ये खाने में दूंगी? फिर से सारा खाना बनाओ और इस खाने को कुत्तों में दे देना। और तुम, ऐसे डस्टिंग की जाती है? घर की हर जगह धूल है, जल्दी से डस्टिंग का काम खत्म करो, कपड़े भी इस्त्री करने हैं। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। इस घर के अलावा भी मैं 4-4 घरों में और खाना बनाती हूँ, पर उन्होंने कभी भी मेरे खाने में नुकसान नहीं निकाला। पर ये तो पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं नहीं करने वाली इसके यहाँ काम। अरे सही कह रही हो तुम, जीना तो उसने मेरा भी हराम कर दिया। बस
इस महीने की सैलरी ले लूं, उसके बाद हम सभी नौकर एक साथ इसका काम छोड़ देंगे। सुनीता के घर के नौकर भी सुनीता की इन हरकतों से परेशान हो जाते हैं। जहां सुनीता अपने घर के नौकरों को गुलाम समझती है, तो वहीं धीरे धीरे पंखुड़ी के घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। पंखुड़ी, तुम्हें पता है मेरी सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ गई हैं। अगले महीने मेरे अकाउंट में 15 नहीं 35,000 आएंगे। अब हम आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। ये बात मैं माँ जी को बताकर आती हूँ। नहीं पंखुड़ी, कहाँ हम गरीब कहाँ वो अमीर। उनके घर में 4 नौकर हैं और हमारे घर में कुछ नहीं है। भले ही मैं 35,000 कमा लूं, पर उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अगले महीने जब मेरी सैलरी बढ़कर आएगी तो हम घर में पकवान बनाएंगे और साथ में मिलकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। जहां एक तरफ गरीब परिवार एक एक पैसे जोड़कर अपनी खुशियां बटोर रहा था, तो वहीं अमीर सुनीता अपने पैसों के घमंड में जीती है। देखते ही देखते सुनीता का जन्मदिन आ जाता है और सुनीता अपने घर में कुछ मेहमानों को इनवाइट कर लेती है। पर जन्मदिन वाले दिन ही सुनीता के सारे नौकर काम छोड़ देते हैं। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, नौकरों ने एक साथ काम छोड़ दिया और आज घर में मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी है। अब मैं अपने घर आए मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, दीदी, रवि जी की पोस्ट बढ़ गई और उनकी सैलरी भी, इसलिए इस खुशी में मैंने और रवि जी ने घर में 10 तरह के पकवान और आपकी भी पसंद के बनाए हैं। क्या आज हम सब एक साथ खाना खा सकते हैं? शायद तुम भूल गई हो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम जैसी गरीब के घर का खाना खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आज मैं खुद अपने घर में 56 भोग बना रही हूँ। अगर खाना बचा तो तुम्हारे घर भी भिजवा दूंगी। सुनीता की बात सुनकर पंखुड़ी उदास वहां से चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सुनीता अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद आलू के पराठे, पनीर की सब्जी और पूरी बनाती है और कुछ खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती है। कुछ ही देर में सारे मेहमान उसके घर में आ जाते हैं और जब वो खाना खाने बैठते हैं तो ऑर्डर किए हुए खाने में से बदबू आ रही होती है और सुनीता ने जो खाना बनाया होता है वो भी बेस्वाद होता है। सुनीता, क्या तूने हमें यहाँ इतना घटिया खाना खाने के लिए बुलाया था? आज तेरा जन्मदिन था, कम से कम आज के दिन एक हलवाई तो रख लेती। कहने को तो इतनी अमीर है और खाना इतना घटिया। अरे ऐसा खाना तो रोड पर घूम रहे भिखारी भी नहीं खाते। अरे नहीं था, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये खाना तो बस आपको टेस्ट करवाने के लिए था। माफ करना, आपको खाना पसंद नहीं आया। असली खाना तो मेरे घर में बना है। आप सब मेरे घर में चलिए, यहाँ तो बस केक काटना था। तुम दिखाना क्या चाहती हो कि अमीर को पकवान बनाने नहीं आते और मेरे मेहमान तुम जैसी गरीब के घर का पकवान खाएंगे? दीदी, अमीरी गरीबी बाद में कर लेना, अभी मेहमानों को भरपेट खाना खाकर जाने दो। पंखुड़ी के बोलने पर सुनीता चुप हो जाती है और अपने सभी मेहमानों को पंखुड़ी के घर में ले जाती है, जहां सभी मेहमान पंखुड़ी के हाथों की रुमाली रोटी, पराठा, दम आलू, फ्राइड राइस जैसे पकवान खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ करके जाते हैं। ये सब देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनीता से कहती है, बहू, अगर तूने अपने पैसों की पट्टी मेरी आंखों पर ना बांधी होती तो मैं अपनी हीरे जैसी बहू को कभी ना ठुकराती। बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पंखुड़ी, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली, मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रहेंगे। भाभी, हमने आपको माफ कर दिया, पर अब हम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अभी तक मैं आपके बराबर नहीं कर पाया हूँ और मैं आपके साथ तब रहूंगा जब मैं आपकी बराबरी कर लूंगा। उस दिन के बाद रवि और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और 2 साल में वो भी अपने भाई की तरह अमीर बन जाता है और उसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहता। आजा बहू, तेरा स्वागत है। मोना, चल अपनी भाभी को उसका कमरा दिखाकर आजा। अच्छा ठीक है माँ, चलो भाभी, आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। मोना अपनी भाभी को कमरे तक ले आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ये लो भाभी, ये है आपका कमरा। ये मेरा कमरा है? मेरा मतलब मेरा दहेज का सामान तो इसमें है ही नहीं। दहेज का सामान? अरे कौन सा? वही बेकार लकड़ी का दहेज जो 2 कौड़ी का तेरे बाप ने बना कर दिया था। माँ जी, आप मेरे बाबा के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो और कैसे बोलूं? अरे मैंने क्या क्या अरमान सजाए थे कि मेरी बहू भारी भरकम लोहे का बेड लाएगी, बड़ा सा श्रृंगार दान होगा, बड़ी सी सेफ अलमारी होगी, लेकिन तेरे बाप ने तेरे ऊपर जरा सा भी पैसा उठाना जरूरी ही नहीं समझा। दहेज के नाम पर हमें खुद ही लकड़ियां काट काट कर लकड़ी के संदूक से बनाकर दे दिए कि ये वाला बेड है और ये अलमारी, दोनों का अंतर भी समझ नहीं आता है। सही कहा माँ ने भाभी। तेरा सामान कुछ खास नहीं था, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा उसे इस्तेमाल करे, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रखवा लिया।
गंगा की बात सुनकर बस रागिनी चुप सी ही रह गई और उदास होकर अपने कमरे में आ गई। रागिनी गंगा की नई बहू थी जिसकी आज ही शादी हुई थी। गंगा मिडिल क्लास औरत थी लेकिन बेहद लालची किस्म की थी, जिसकी वजह से उसने अपनी बहू का दहेज भी अपने कमरे में ही रखवा दिया था। नई बहू के कमरे में बस एक दरी बिछी हुई थी जिस पर ही रागिनी ने अपनी रात गुजारी। ऐसे कौन करता है? माँ जी ने मेरा लाया हुआ दहेज उन्हें पसंद भी नहीं आया और उन्होंने मेरा दहेज अपने कमरे में भी रखवा लिया। मेरा कमरे में तो कुछ भी सामान नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि ये किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा है। एक तरफ रागिनी ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ माँ, आज के जमाने में कौन देता है लकड़ी का दहेज? क्या पता तेरी भाभी ही लेकर आई है ये पुराना सामान। सही कहा, लेकिन अब क्या होता है। चलो माँ, सो जाते हैं। इतनी जल्दी सो जाएगी? इस खटारा लकड़ी के डब्बे जैसी अलमारी में थोड़ा सा सामान ही रखवा दे। कुछ बेढंग वाले लोगों को अकल भी तो नहीं होती है। 4 दिन पहले दहेज रखवा देते तो क्या हो जाता। गंगा ऐसे बोलकर अलमारी में अपने कपड़े रखने लगी और फिर खूब बुराई करके दोनों माँ बेटी रागिनी के लाए हुए बेड पर ही सो गई। अभी उनकी नींद बस जरा पक्की ही हुई थी कि तभी कैसे आराम से सो गई हैं दोनों बुरी इंसान। बेड भाई, तुम्हारी कितनी बुराई की इन दोनों ने। कहने ना कहने की सब बातें कह डाली और अब देखो कैसे तुम पर ही खर्राटे मारकर सो गई हैं। मैं ऐसी गद्दारी पसंद नहीं करता हूँ। मैं इनसे बदला लूंगा और तब लूंगा जब इन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। अब ये दोनों सो गई है ना, तो देखो मैं क्या करूँगा। अब तुम देखना कि मैं क्या करूंगी। अलमारी ने ऐसे बोलकर अपने दोनों गेटों को खोल दिया। उसके बाद अलमारी के 2 हाथ निकले जिन्होंने उसमें रखे हुए मोना और गंगा के कपड़ों को निकाल दिया और उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। जिन्हें किसी इंसान की भावनाओं की कद्र नहीं है, मुझे उनके सामान की भी कोई कदर नहीं है। ये लो, मैं सारे कपड़े फाड़ दूंगी। अलमारी ने एक एक करके सभी कपड़ों के चीथड़े बिखेर दिए और उन्हें सारे कमरे में फैला दिया। उसके बाद बेड ने अपना गुस्सा निकाला। दोनों की दोनों कैसे आराम की नींद सो रही हैं। अभी बताता हूँ इन्हें। ये लो। बेड भी काफी गुस्से में था। बेड के नीचे से भी 2 हाथ बाहर आए जिन्होंने सोती हुई माँ बेटी को जकड़ लिया और उन्हें सोते सोते जोर से जमीन पर दे मारा। पटकी लगने से दोनों माँ बेटी एकदम घबरा कर उठी। ये क्या था माँ? ये भगवान, राम राम राम, डर गई। माँ जरा देखो, हमारे कमरे की तो हालत ही खराब है। ये किसने किया? मेरी नई ड्रेसेस के तो चीतड़े हो गए माँ। मोना बेटा, कहीं ये सपना तो नहीं है? नहीं माँ, ये सपना नहीं है। लेकिन हम तो बेड पर सोए थे, फिर ये और हमारे कपड़े। इसी घुमेर में दोनों माँ बेटी को नींद नहीं आ पाई और वो दोनों बस यही सोचती रहीं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। ऐसे में ही सुबह हो गई। सुबह को उन्होंने अपनी बहू और बेटे से भी इस बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। चलिए माँ जी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब ज्यादा इस बारे में मत सोचिए। कभी कभी चीजें अजीब ढंग से भी हो जाती हैं। उनके बारे में अगर ना सोचा जाए तो हमारे लिए अच्छा रहता है। रागिनी की बात सुनकर सभी ने बात को बस आई गई सी कर दिया। कुछ देर बाद सभी खाना खाने को बैठे और खाने के बाद रागिनी बोली, मोना, मैं खाने के बर्तन धोने को जा रही हूँ। तुम एक काम करो, ये बची हुई सब्जी फ्रिज में रख दो, नहीं तो खराब हो जाएगी। हाँ, फ्रिज में रख दो? वो भी कोई फ्रिज है? वो सिर्फ लकड़ी का बक्सा है। वैसे भाभी, आपके बाबा भी ना बड़े कंजूस निकले। इकलौती बेटी को ढंग का फ्रिज तक नहीं दिया। मोना ने ऐसे ही फ्रिज की बुराइयां करते हुए सब्जी को उसमें रखा और वो वहां से चली गई। रात को जब सभी खाना खाने को बैठे तो मैंने अब तो दाल बनाई है, लेकिन फ्रिज में दोपहर की सब्जी भी रखी हुई है। आप लोग रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। रागिनी ऐसे बोलकर जैसे ही फ्रिज पर गई तो उसने देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था। ये सब्जी मोना ने कहाँ रख दी? मैंने तो फ्रिज में ही रखने को बोला था। मोना, सब्जी कहाँ पर रखी है तुमने? भाभी, सब्जी तो मैंने फ्रिज में ही रखी थी। क्यों, वहाँ नहीं है क्या? मोना ने जैसे ही आकर देखा तो फ्रिज में सब्जी की जगह बस खाली बर्तन थे, जिन्हें देखकर वो चौंक गई। भाभी, मैंने तो सब्जी ही रखी थी, ये पता नहीं कैसे। आपके फर्नीचर में शायद कोई खराबी है। जब से आया है तभी से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? सब्जी का रहस्य भी किसी के सामने नहीं आया और सभी ने दाल से ही खाना खा लिया। फिर ऐसे ही शाम के वक्त जब दोनों माँ बेटी कमरे को आई तो गंगा ड्रेसिंग टेबल को देखकर बोली, आजकल के जमाने में तो कितने अच्छे अच्छे ड्रेसिंग टेबल चल गए हैं, लेकिन जरा देखो तो सही, हमारे नसीब क्या आया? ये लकड़ी का डब्बा। शीशे का पानी भी तो देखो कितना बुरा है, शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही है। गंगा ऐसे बोलते हुए शीशा देख ही रही थी कि तभी उसे अपनी शक्ल बहुत ही डरावनी दिखाई दी, जिससे वो डर गई। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो?
मेरा चेहरा इसमें। क्या हो गया आपके चेहरे को? सभी ठीक ही तो है। हाँ अब सही हो गया, लेकिन पहले। ओहो माँ, क्या पहले? दोनों माँ बेटी को अब भी समझ नहीं आ रहा था। वो उस घटना के बाद भी बेड पर दोबारा लेटकर सो गई, जिससे कि पिछली रात की ही तरह आज भी उनको पटकी लगी, लेकिन अब वो कमरे में रुकने वाली नहीं थी। आज फिर किसी ने हमारे अंदर पटकी लगाई। मोना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, भाग यहाँ से, इस कमरे में भूत है। मोना और गंगा दोनों डर कर भागी और उन्होंने घर में हल्ला मचा दिया, जिससे रागिनी और उसका पति आकाश भी जाग गए और मोना और गंगा ने उन्हें पूरी बात बताई। भाभी, आपके बाबा ने जरूर फर्नीचर के साथ कुछ तो किया है। जब से वो हमारे घर में आए चीजें अजीब हो रही है। अब हम उस कमरे में नहीं सोएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, चलिए जी, एक रात हम उस कमरे में सोकर देखते हैं। रागिनी ने अपनी जगह अपनी सास और ननद की जगह से अदल बदल कर ली और रागिनी और आकाश उस कमरे में सोई, लेकिन ना तो बेड ने उन्हें पटकी मारी और ना ही उन्हें सारी रात कुछ महसूस ही हुआ। माँ जी, कुछ भी नहीं था कमरे में, सब कुछ नॉर्मल रहा। हाँ माँ, और बेड पर ज्यादा अच्छी नींद आई। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो जितनी भी बार उस कमरे में सोए हैं तभी कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा क्यों? हो भी सकता है ये सब हमारा ही वहम हो। चल बहू, कोई नहीं, आज रात हम यहीं पर सोएंगे। इतना कुछ होने के बाद भी गंगा के मन में लालच आ गया और वो एक रात फिर उसी कमरे में सोने को मोना के साथ आ गई। बचाओ बचाओ, भाई भाभी, अरे मर गई रे, कोई तो बचा लो। आकाश जी उठो, देखो माँ और मोना की आवाजें आ रही हैं। रागिनी की बात सुनकर आकाश जल्दी से उठा और वो दोनों जैसे ही मोना और गंगा के कमरे में गए तो हैरान रह गए। बेड के दो दो हाथ निकले हुए थे, जिसमें उसने मोना और गंगा को जकड़ा हुआ था और साथ ही सारे सामान की आंखें, नाक, होंठ बने हुए थे और वो काफी गुस्से में थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सामान? भाभी, मैंने कहा था कि आपके दहेज में ही खराबी है। खराबी हमें नहीं, तुम लोगों में है। एक गरीब लकड़हारे ने कैसे कैसे मेहनत से अपनी बेटी को देने को सामान बनाया और तुम लोगों से इस्तेमाल भी करते हो और बुरा भी बोलते हो, इसलिए हम जादुई हो गए और हमारा यही मकसद है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ जादुई दहेज, मेरी सास और ननद को छोड़ दो। लेकिन क्यों? इन्होंने ही तो तुम्हारे सामान को। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब इन्हें सीख मिल गई होगी। जादुई बेड, अब तुम इन्हें छोड़ दो और हो सके तो ये जादू खत्म कर दो, इतना काफी है। रागिनी के एक बार बोलने पर बेड ने उन दोनों को छोड़ दिया और फिर उसका जादू भी गायब हो गया। जादू हर चीज में से जा चुका था, लेकिन गंगा और मोना का सबक नहीं। आज की इस घटना के बाद फिर कभी उन्होंने किसी चीज को कुछ नहीं बोला और रागिनी का सारा लकड़ी का दहेज उसे सौंप दिया और खुशी से जीने लगे।